बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं और देश के लाखों बच्चों को जो बाल मजदूरी में उनको जो है अक्सर जो है ये छापामारी के तहत उनको आजाद कराते रहते हैं। और हमारे साथ रेवा नैयर जी पूर्व सचिव हैं बाल और महिला विकास मामलों की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि दोनों मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हिंदुस्तान को बाल श्रम से मुक्त कराने की दिशा में देश ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मौजूदा बाल श्रम कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब मासूम बच्चों से मजदूरी करवाने वाले को 3 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब तक ऐसे मामलों में अधिकतम सजा 1 साल थी और जुर्माना 20,000 रुपए था। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने खतरनाक उद्योगों में काम करने वालों की न्यूनतम आयु 18 साल कर दी है। कानूनन खतरनाक उद्योग धंधों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने पर मनाही थी, पर अब 14 साल के बच्चों से किसी भी उद्योग धंधे में मजदूरी नहीं कराई जा सकती। ये संशोधन शिक्षा के अधिकार कानून के तहत किया गया है, जिसमें 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हासिल है। देश में अभी भी बड़ी तादाद में बच्चों से मजदूरी करवाने का सिलसिला जारी है। 2001 की जनगणना के तहत भारत में 1.25 करोड़ बाल मजदूर थे। 2004 में नेशनल सैंपल सर्वे के तहत ये संख्या घटकर 90 लाख होने का अनुमान जताया गया, जबकि बच्चों के बीच काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं का आकलन है कि भारत में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों का बचपन मजदूरी की चक्की में पिस रहा है। आंकड़ा भले ही जो भी सही हो, सच्चाई यही है कि बाल श्रम को रोकने के लिए कड़े कानूनों के साथ साथ समाज का जागरूक होना बेहद जरूरी है। तो हमारी रिपोर्ट थी। कैलाश जी, कल जो संशोधन है उसके बाद 2 बड़े सवाल अभी भी हमारे सामने हैं। पहली बात ये कि क्या ये जो संशोधन किए गए, क्या जो कानून कड़े बनाए गए, ये पर्याप्त हैं कि आपको लगता है अभी दरअसल और कड़े कानूनों की जरूरत है? क्योंकि तमाम जो एनजीओ बच्चों के क्षेत्र में काम कर रही थी वो कह रही थी कानून कड़े से कड़े बनाने चाहिए। और दूसरी बात, अगर कानून कड़े हैं तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या कुछ आप देखते हैं? हम तो निश्चित तौर पर इस संशोधन का बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत साल से इसके लिए हम लोग संघर्षरत थे। अच्छी बात यह है कि अब 14 साल तक का कोई भी बच्चा बाल मजदूरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे खेतीहर उद्योगों में काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, अनौपचारिक उद्योगों में काम करते हैं और वो कानून के दायरे में उस समय नहीं आते थे जी। अब इस संशोधन के बाद वो कानून में दायरे में आएंगे तो सभी बच्चे बाल मजदूरी से मुक्त होने की संभावना बढ़ेगी। दूसरी बात है कि पहले सारा का सारा दारोमदार लेबर डिपार्टमेंट श्रम अधीक्षकों के ऊपर था, लेकिन अब चूंकि ये कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध हो गया है तो कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचना देकर इस पर कार्रवाई की मांग कर सकता है और पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये वेलफेयर लॉ जो था वो अब थोड़ा सा शिफ्ट होकर एक क्रिमिनल लॉ में भी तब्दील हो रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी घटना है। तो दूसरी बात यह है। और तीसरी चीज ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, 2 महत्वपूर्ण मानक हैं। पहला यह है कि ILO कन्वेंशन 138 जिसे कहते हैं, मिनिमम एज कन्वेंशन, तो न्यूनतम आयु की सीमा दुनिया के अधिकांश देशों में ऑलरेडी 14 साल तक की है कि कहीं भी बच्चे काम नहीं कर सकते, रोजगार की सीमा। और जो वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर जिन्हें कहते हैं, उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय मानक या कानून है ILO कन्वेंशन 182, वो भारत में लागू नहीं है, दोनों ही लागू नहीं। तो ये कानून संशोधित होकर सबसे बड़ी बात होगी कि दुनिया की जमात में हम लोग एक प्रगतिशील आगे बढ़ने वाले देश की तरह अपनी छवि बना पाएंगे, ना कि एक बहुत ही फिसड्डी या मरियल जो अपने बच्चों से काम लेता है। हाँ, छवि तो देखिए ना, दुनिया में 170 के लगभग देश जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून को अपने अपने संसदों में पारित कर चुके हैं, लेकिन हमारे देश ने अभी तक नहीं किया। हमारे पड़ोसी नेपाल ने कर दिया, पाकिस्तान ने कर दिया, बांग्लादेश ने कर दिया, हमने नहीं किया। लेकिन इस कानून के संशोधन के बाद हम दोनों अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पारित करने में सक्षम होंगे। कैलाश जी, आपसे मैं आऊंगा, क्योंकि 2 बातें, जैसे इंप्लीमेंटेशन की बात की और दूसरी बात यह कि जो तो एनजीओ लगातार वो कहती थी, आपने जैसे बताया, अब ये एक तरह से क्रिमिनल की श्रेणी में आ गया, तो उससे जो है जब आप बच्चों को छुड़वाते हैं उसमें किस हद तक मदद मिली? क्योंकि ये सवाल अक्सर आते थे कि आप बच्चों को छुड़ा लेते थे लेकिन सजा नहीं हो पाती थी। इस पर आने से पहले मैं रेवा जी के पास आता हूं। रेवा जी, आप इस
कानून को किस तरह से देखती है? हालांकि आंकड़े ये कहते हैं जब 1986 में जब हमने कानून बनाया और उसके बाद जो है इंप्लीमेंटेशन एक इतनी बड़ी समस्या थी कि कानून बनने के बाद भी हमने देखा बाल श्रम में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। तो क्या कड़े कानून बना देंगे तो अब आपको लगता है कि ये जो है रुक जाएगा, थम जाएगा? कानून बनाना तो सही था। देखिए, जिस तरह से हमारे देश में सभ्यता और संस्कृति है, हमें बच्चों से ये काम नहीं कराना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और हक भी मिला उनको पढ़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना कि जब हम बच्चों को छुड़ा रहे हैं इससे और हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि तुम नहीं कमा सकते, तो हमको उनकी भी देखनी चाहिए कि कितनी गरीबी का दर क्या है उन बच्चों का, उनके ऊपर क्या ऑल्टरनेटिव है, वो क्या कर सकते हैं, क्या सभी वो स्कूल जा सकते हैं? इतने स्कूल उनके गांव के करीब हैं या उस तरह के स्कूल है, माध्यमिक भी है, प्राइमरी भी एजुकेशन है, हाई स्कूल भी एजुकेशन है, उनके पास है उतने बच्चों को एडजस्ट करने का उसमें कोई सिस्टम है? जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, जिनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है, क्या वो जा सकते हैं स्कूल कि वहां जाके निराश हो जाएंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, वो फिट नहीं होंगे उस सिस्टम में और फिर वो वापस आएंगे? नॉन फॉर्मल एजुकेशन के कितने स्कूल हमारे पास है, ये देखना पड़ेगा। साथ साथ अगर कानून इतना कड़ा हो जाता है और बच्चे नहीं कमा सकते, तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि उन माँ बाप की क्या हालत है, क्यों वो बच्चों से मजदूरी करवा रहे थे, क्या उनकी व्यवस्था थी। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम उनको छुड़ा रहे हैं वहां से, हम उनको सही ढंग से स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं? रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी जी, बहुत जरूरी है साथ साथ, वरना वो फिर वापस जाएंगे और छुपे छुपी होगा ये काम, रात को हो जाएगा। अब लड़कियां जो हैं वो स्कूल नहीं जाती, घर में काम करती हैं, घर के अंदर काम करेंगे, आपको कभी दिखेगा नहीं। माँ बाप को तो आप चालान करने वाले हो नहीं, ये नहीं करने वाले हो, माँ बाप को अरेस्ट करोगे कि तुमने स्कूल क्यों नहीं भेजा लड़की को। अब या तो कानून इतना तगड़ा हो कि माँ बाप को भी विवश किया जाए कि बालिका को भी और बालक को भी स्कूल भेजा जाए, और स्कूल इतने हों, संख्या स्कूलों की होनी चाहिए, वहां फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां प्रॉपर टीचर्स होनी चाहिए। टीचर्स ही नहीं है आज के दिन में। आपने लार्जर सवाल उठा दिया कैलाश जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हालांकि मुद्दे दूसरे हैं, पर मैं उन मुद्दों से पहले इस सवाल को जरूर बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर ये कहा जाता है कि जो लोग बच्चे से अपने काम करवाते हैं वो इतने गरीब होते हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप घर में जो है, हम देखते हैं कि अक्सर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अगर उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, वो अपने घर में अगर कोई ऐसा काम धंधा करते हैं तो उसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि दो हाथ मिल गए कम से कम जो है काम बढ़ाने के लिए। ये एक बड़ी चीज रहती है, तो इसको आप एड्रेस कैसे करेंगे? देखिए, एक तो हमें यह समझना चाहिए कि गरीबी और बाल मजदूरी का रिश्ता मुर्गी और अंडे जैसा रिश्ता है, एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। एक त्रिकोण है, अशिक्षा, बाल मजदूरी और गरीबी। इनमें से कोई दुनिया की सरकार और कोई दुनिया का समाज मेरी नजर में ऐसा नहीं है कि जो एक एक करके हल करता हो इनको। इन सारी चीजों को इंग्लैंड में, अमेरिका में, ओईडी कंट्रीज में सब जगह साथ साथ सॉल्व किया गया है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से हम तीनों को अलग अलग करके देखते हैं। हम सोचते हैं कि शिक्षा का अधिकार लागू हो जाएगा, बाल मजदूरी खत्म होना हो, गरीबी खत्म हो जाएगी, बाल मजदूरी खत्म होना हो। देखिए, भारत में जैसा आपने कहा कि गैर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4 करोड़, कई लोग मानते हैं 5-6 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 5-6 करोड़ वयस्क लोग बेरोजगार हैं। और तमाम अध्ययनों से साबित हुआ है कि बेरोजगार वयस्क इन्हीं बच्चों के माता पिता या बड़े भाई बहन हैं। इस दुष्चक्र को समझिए कि बच्चे को इसलिए काम पर दिया जाता है, काम पे लगाया जाता है कि वो सस्ता मजदूर है या मुफ्त का मजदूर है, यूनियन नहीं बना सकता, हड़ताल पे नहीं जा सकता, बार्गेन नहीं कर सकता, और उसके माता पिता को या बड़े भाई बहन को बेरोजगार रखा जाता है। तो अगर ये कानून ईमानदारी से लागू होता है तो लाखों बच्चे या करोड़ों बच्चे जो बाल मजदूरी से हटेंगे, उनकी जगह जो खाली होगी उनमें बच्चों के माँ बाप को भी और दूसरे वयस्कों को भी रोजगार मिलेगा। इसको पूरे चक्र को समझना जरूरी है। और शिक्षा के साथ इस कानून के संशोधन को इसलिए जोड़ा गया है कि भाई एक बच्चा खेत खलिहान खदान में और स्कूल की कक्षा में साथ साथ तो हो नहीं सकता, ये तो हो गई होगा। बिल्कुल। लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं कि एनफोर्समेंट वाला जो मामला, मैं इन्फोर्समेंट में आता हूं कि जो लागू करना जो है कानून को, उसमें क्या दुश्वारियां हैं, ये एक बड़ा सवाल जाहिर से है। क्योंकि जैसा कि कैलाश जी भी कह रहे हैं कि इस कानून को अगर अच्छे से लागू किया जाए तो बहुत कुछ तस्वीर बदल सकती है, लेकिन लागू करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, न सिर्फ केंद्र में बल्कि तमाम राज्य सरकारों को भी और हर जगह समाज को भी एक जो है इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। ये बदलाव कैसे होगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति, इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाएं?
मिस्टर और मिसेस शर्मा ने कार ली लोन पर और किश्तों में चुकाने का वादा भी किया। कुछ दिन तो अच्छे गए, पर जब मिस्टर शर्मा किश्त नहीं चुका पाए तो बैंक ने उनकी कार जब्त कर ली। और जब मिस्टर शर्मा किश्त चुकाने गए तो आपकी गाड़ी तो हमने बेच दी। बेच दी? सॉरी सर। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। सुबह उन्होंने हमारी गाड़ी बिना हमें नोटिस दिए बेच दी। शर्मा जी कंज्यूमर फोरम गए। वहाँ फैसला ये हुआ कि बैंक उनको 1.5 लाख रुपया यानी कार की मार्केट वैल्यू और जब से कंप्लेन लिखवाई है तब से अब तक की रकम पर पूरे 9% ब्याज दे। जागो ग्राहक जागो। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बाल श्रम कानूनों में जो संशोधन की बात हुई है, मंत्रिमंडल ने जिसको मंजूरी दे दी, उसी पर हम बात कर रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी और हमारे साथ रेवा नैयर जी हैं। कैलाश जी, आपने एक बहुत दिलचस्प बात की थी और मैं इसलिए रेवा जी आपसे एक बात जानना चाहता हूं। कैलाश जी ने जैसे कहा कि गरीबी, शिक्षा और बाल मजदूरी, ये दरअसल एक त्रिकोण है, इस पर आपको एक साथ काम करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश का उदाहरण है, वहां पर हमने देखा कि जो है स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ा और उसके साथ साथ जो है जो बाल मजदूर हैं उनकी संख्या में कमी आई। तो कहीं ना कहीं ये सब एक चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। अब जबकि शिक्षा का अधिकार कानून आ चुका है, सरकार कोशिश कर रही है कि हर जिले में एक अच्छा स्कूल हो, हर बच्चे को स्कूल मिले, तो ऐसे में ये कानून इसके साथ आ गए, तो एक लगता है कि एक हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सही दिशा में तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इस त्रिकोण को आगे बढ़ा के एक स्क्वायर कर देती हूँ। उसमें मैं कहूंगी कि जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये इसका एक खास मुद्दा, एक खास अंग है। अगर हम 14 साल के बच्चे को जो स्कूल में कंपलसरी एजुकेशन मान लीजिए 14 के बाद वो छोड़ना चाहता है, तो उसको अगर कोई ट्रेनिंग मिले 8th, 9th, 10th में, मान लीजिए हायर क्लासेस में, तो 14 साल के बाद उसको एक व्यवसाय की तरफ उसका मन जाएगा। तो वो कंपलसरी होनी चाहिए। वो पहले हमारे सिस्टम की एजुकेशन की प्रणाली में था, हमारी शिक्षा प्रणाली में वो जो है व्यवसायिक ट्रेनिंग अगर उसको मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली वो जो बेरोजगारी की बात हट जाती है। वो बच्चा ऑटोमेटिकली बाल मजदूरी की तरफ ना जाके किसी व्यवसाय की तरफ जाएगा। माँ बाप को भी लगेगा कि अगर पढ़ने के बाद किसी कोई प्रशिक्षित भी हो रहा है तो साथ साथ किसी तो कुछ सीख रहा है। ये थोड़ी ना कि अच्छा 8वीं कर ली, 9वीं कर ली, 10वीं नौकरी कहाँ है उसके पास। हाँ, लेकिन ये नौकरी की तरफ जब जा रहा है, उसकी कहीं कहीं प्लेसमेंट हो रही है, स्कूल के थ्रू ट्रेनिंग हो रही, मान लो कंप्यूटर्स में ट्रेनिंग हो रही है, उसकी टेलरिंग में हो रही, कारपेंट्री में हो रही, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रही, किसी चीज में हो रही, रिपेयर वर्कशॉप में हो, ऑटोमोटिव रिपेयर में हो, कार वार की रिपेयर के लिए, तो उनको लगेगा माँ बाप को ये किसी जगह फिट होगा। तो ये बहुत एक तरीका है, अच्छा तरीका है कि पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई में साथ साथ 14 साल के बाद तुमने कह दिया मजदूरी कर सकते हो, लेकिन बच्चे को एक अच्छा विकल्प दो कि नहीं, मैं ट्रेनिंग करूंगा, वोकेशनल ट्रेनिंग, और मैं किसी लाइन पे फिट हो जाऊंगा। बहुत सही आपने कहा। बहरहाल कैलाश जी, मैं एक मूल बात पे जो लौटना चाहता हूँ, इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो बात हो रही है, आप उसको कितना अहम देखते हैं? और आपको लगता है जो एनजीओ, जैसे आप बच्चों को, बाल मजदूरों को छुड़ाते थे, उसके बाद जब है ये शिकायत हमेशा बनी रहती थी कि भाई जहां से छुड़ाया गया, जो लोग उनसे काम करवा रहे थे उनको सजा नहीं दिलवा पाए, बच्चों को जो है रिहेबिलिटेशन की समस्या आती थी, क्या उसमें ये कारगर है कानून? जी, सजा की बात पर मैं आता हूं, लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि हम देखें कि जो सरकार की पुनर्वास की योजना है बहुत अधूरी हैं, कमजोर हैं। एक योजना है जो एनसीएलपी जिसे हम कहते हैं, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, उसके तहत करीब 350 जिलों में बच्चों की शिक्षा के लिए काम होता है, जो बच्चे बाल मजदूरी से हटाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये योजना काफी सफल नहीं हुई है और इसको सरकार भी मानती है कि सफल नहीं रही है। उसमें नए सिरे से विचार चल रहा है और हम लोग भी उस विचार में शामिल हैं कि कैसे इसको कारगर बनाया जाए, ताकि सही मायनों में बाल मजदूर जो हटाए गए हैं उनको उसका फायदा मिले, ना कि और किसी को भी फायदा मिल जाए, क्योंकि उसमें स्टाइफंड है, उसमें कई तरह की सुविधाएं हैं, तो वो सुविधा दूसरे लोग नोच लेते हैं। तो एक तो ये है कि इसको लागू ढंग से किया जाए। दूसरा, मैं इस बात पर पूरी तरह सहमत हूं कि अब एक जो बड़ी चुनौती पुनर्वास की आने वाली है वो इस सेगमेंट के बच्चों को आने वाली है जो 14 से 18 के बीच के हैं। चूंकि शिक्षा का मौलिक अधिकार या गारंटी उनकी नहीं है, तो उनको कैसे आप पुनर्वासित करेंगे? तो उसमें शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक रोजगार, शिक्षण वगैरह जोड़ना जरूरी है। और तीसरी बात इसके साथ जुड़ी है कि अगर पुनर्वास करना है तो शिक्षा और उसके साथ साथ इस पुनर्वास वाले बजट को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या में अब बच्चे विड्रॉ होंगे, निकलेंगे अगर कानून लागू होता है। अब आइए आप कानून की बात पर। देखिए, ये कानून
कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध बना, ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन बाकी चीजें आप देखेंगे, जो पिछला कानून था उसमें भी 14 साल के बच्चों से काम कराना अपराध था और उसमें भी 1 साल की 2 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन आप देखें कि जब से कानून बना 1986 से लेके और अब तक, अभी पिछले दिनों ये स्वीकारा गया है संसद में कि कुल मिलाकर 13 लाख के करीब निरीक्षण हुए, श्रम निरीक्षण हुए, जिसमें बच्चों की पड़ताल की गई कि ये बाल मजदूरी काम कर रहे हैं। 13 लाख में से केवल 50,000 से भी कम प्रोसिक्यूशन हुए, मुकदमे 50,000 13 लाख 13.5 लाख करोड़ों बच्चे, वहां 50,000 मुकदमे, 50,000 मुकदमे। हाँ। लेकिन इससे भी दुर्भाग्यजनक है कि 50,000 में से 5,000 से भी कम, हाँ। 4,700 के लगभग कन्विक्शन हुए। तो आप देखें कि जहां करोड़ों बच्चे काम कर रहे हैं, या सरकार के हिसाब से भी लाखों बच्चे काम कर रहे हैं, ये ज्ञात तथ्य है, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अगर लाखों बच्चे काम कर रहे हैं तो इतने सालों में जाके कितने 26-27 साल हो गए, 26-27 सालों में केवल 4,700 लोगों को अपराधी ठहराया गया। और जिस आंध्र प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, वहां अपराध के नाम पर 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए फाइन दर्ज की मालिकों से वसूल किया गया। एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ बॉन्डेड लेबर लॉ में और चाइल्ड लेबर लॉ में, जहां की मालिक जेल गया हो आंध्र प्रदेश के अंदर। सवाल है कि कन्विक्शन आप कैसे बढ़ाएंगे? कानून तो आपने बना दिया, कन्विक्शन को भी बढ़ाना है। जब ये आंकड़ा हमारे सामने है तो वाकई हमको देखना पड़ेगा कि कानून को आप लागू जो है वो सही तरह से करें, उसकी भावना जो है वहां दिखनी चाहिए। गंभीर ढंग से नहीं लिया जाता ना, कोई भी चीज सीरियसली नहीं ली जाती इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन में, खासकर सोशल रिफॉर्म में। सभी कहते हैं हो जाएगा, समय पे हो जाएगा, शिक्षा के साथ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। इसमें काफी फोकस तरीके से अटेंशन देनी पड़ेगी। और सच में जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं, व्यावसायिक ट्रेनिंग के लिए, उनको भी प्लेसमेंट के लिए नेशनल एजेंसी सेटअप करनी पड़ेगी। हर स्कूल से जब बच्चा ट्रेन होकर निकलता है, मान लीजिए 2 साल की ट्रेनिंग लेके या 3 साल की, उसका प्लेसमेंट होना चाहिए नेशनली। जहां भी वैकेंसी है वो एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना चाहिए, उसमें वो दर्ज होनी चाहिए। और उसमें से बच्चों की खास एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होनी चाहिए जो 14 से 18 साल के बच्चों को प्लेस कर सकती है इंटर्न्स, एज ट्रेनीज, ऑल ओवर। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इतनी वैकेंसीज होती हैं, लेकिन इनको ढंग से मिलती नहीं इन बच्चों को, जो ट्रेन बच्चे होते हैं, तो वे फिर निराश हो जाते हैं बच्चे। बिल्कुल, यानी कि कानून बनाया जरूर है, कानून में संशोधन करना भी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कानून को सही तरह से उसकी मूल भावना को ध्यान में रखते हुए लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे और आगे के जो है रास्ते वो क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। इश्तिहार देखकर कई बार हम उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। ये हमें गुमराह भी कर सकते हैं। राधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर ली, पर जब वो नौकरी के लिए गई तो आपका कॉलेज तो किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही इसे यूजीसी की मान्यता प्राप्त है। बट सर ये तो देखिए, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। राधा ने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट की। फोरम ने उसकी फीस 12% ब्याज के साथ उसे लौटाई और कॉलेज से इश्तिहार भी दिलवाया। ना ही यूजीसी और ना ही किसी यूनिवर्सिटी से ये जुड़े हुए हैं। जागो ग्राहक जागो। मैं तो सारे मैसेज पढ़ूंगी। मैंने तुम्हारा मोबाइल। तू कब आया मोनू? अब तो मोनू के कॉलेज वापस जाने का टाइम आ गया है। जब भी कॉलेज जाने की बात करो, इसका चेहरा उतर जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, नया नया स्टूडेंट है ना, तो सीनियर तो रैगिंग करते ही होंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं। चिंता की बात है भाई साहब। रैगिंग जैसे गंभीर मामले को नजरअंदाज मत कीजिए। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और उनसे सलाह और सहयोग लें। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 पर कॉल करें। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बाल श्रम कानूनों में संशोधन के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कैलाश सत्यार्थी और रेवा नैयर जी। रेवा जी, इसमें कुल मिलाकर राज्यों की भूमिका कैसे आप देखते हैं? क्योंकि 1986 में कानून बना, उसके बाद अगर 1991 से 2001 के आंकड़ों पर नजर डालें तो देखते हैं कि दक्षिण और पश्चिम राज्यों ने तो अच्छा किया, वहां पर कमी आई बाल मजदूरी में, लेकिन उत्तर और पूर्वी राज्यों में कानून बनने के बाद जो है बाल मजदूरी कम होने की बजाय और बढ़ गई। पहली बात तो है कि उत्तर और पूर्वी राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है, बच्चों की भी ज्यादा है। साउथ में ये बात है कि जितना दक्षिण के हमारे राज्य हैं और पूर्वी पश्चिम के राज्य हैं, वहां पे लिटरेसी रेट मतलब कि शिक्षा का दर ऊंचा है।
ये एक बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अपनी आंखें खोल देता है आपके लिए, सभी संसार में सभी लोगों की आंखें खोल देता है कि हमारे बच्चों को हमको इस तरह से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमसे उनसे मजदूरी नहीं करानी चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनका भविष्य बनाना चाहिए। तो ये तो एक सबसे बड़ी बात है। बात सही है, शिक्षा और रोजगार दोनों ही स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। अपॉर्चुनिटी सारी वहां पे ही है, स्टेट्स में ही। मौके कहां मिलते हैं? स्टेट्स में ही है ना। जब जो भी पॉलिसी आगे बढ़नी है वो राज्य सरकार ही बढ़ाएंगी, वही देंगी इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए साउथ और वेस्ट के, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत हो गया है, पूरा महाराष्ट्र का इलाका जो है साउथ का इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल बेल्ट माना जाता, पढ़े लिखे लोग हैं और वो इस बात को बड़ी बारीकी से देख रहे होंगे कि बच्चों का फ्यूचर हमें ब्राइट करना चाहिए, रोशन करना चाहिए। लेकिन नॉर्थ में भी हमें ये करने की जरूरत है और वहां मैं कहूंगी कि थोड़ा प्रचार करने की जरूरत है। और यहां ही मीडिया के थ्रू, मीडिया के इसमें बहुत बड़ा रोल आता है कि कभी कभी नहीं बल्कि हर वक्त इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिल्कुल, अक्सर इस पे बात करनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कैलाश जी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए बच्चे तो वोट होते नहीं, इसलिए उनका ध्यान उसमें कम जाता है। लेकिन एक बात है कि इसमें समाज की सोच, आप कानून बना लिया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए राज्यों ने अच्छी भूमिका, समाज की सोच कैसे बदलें? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि अभी जो पिछले दिनों हमारे सामने उदाहरण है, 2 डॉक्टर दंपति, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे डॉक्टर जो लोग हैं उनको ये मालूम नहीं होगा कि देश में कानून क्या है, बच्चों से बाल मजदूरी कराने के सामाजिक और इसके कानूनी पहलू क्या है, उनको सब मालूम था। उसके बावजूद अगर वो करवा रहे थे तो कहीं ना कहीं सोच बदलनी पड़ेगी। देखिए, 3 इसमें मुख्य चीजें हैं: सरकार की भूमिका, समाज की भूमिका और बाजार या व्यापार की भूमिका। सरकार की भूमिका तय होगी कानूनी प्रक्रिया से, और जो कानून को लागू कराने वाले लोग हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने से। जिस क्षेत्र में बाल मजदूरी चल रही है, जिस क्षेत्र में बच्चे गुलाम बना के काम पर लगाए जा रहे हैं, बंधुआ मजदूरी चल रही है, वहां के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए और ये पूरे एक व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। अन्यथा मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात चलती है, लेकिन जिनके देख रेख में जिन लोगों को जनता की कमाई से पैसा मिलता है, उन अधिकारियों के रहते हुए भी वहां अगर अपराध लगातार चल रहा है और बढ़ रहा है तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। पहला जवाबदेही का सवाल। राजनीतिक इच्छा शक्ति तो जरूरी है ही है, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति कानून के अलावा बजट वगैरह में भी प्रकट होनी चाहिए। बाजार की जो जवाबदेही है वो भी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर, वो पूरा का पूरा उन्होंने एक सप्लाई चेन का सिस्टम पैदा किया है कि सस्ते मजदूर लगाए जाएं और जो उनके सब कॉन्ट्रैक्टर हैं और पैटी कॉन्ट्रैक्टर हैं उससे नीचे कई लेयर्स हैं। तो उन नीचे की सतहों पर जो बच्चे काम कर रहे हैं, तो ऊपर जिस कंपनी को बुलाया गया है और जिसको पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया गया है, उन कंपनियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, नहीं तो आप रोक नहीं सकते इसको। और तीसरी चीज है वो है कि समाज की जिम्मेवारी, समाज के हर वर्ग की जिम्मेवारी। हम कहते हैं कानून बना है, लेकिन उस कानून को हथियार बनाकर लड़ने वाले हाथ भी तो चाहिए। उस कानून का इस्तेमाल करते हुए मालिकों के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले एनजीओ और दूसरे संगठन और व्यक्ति भी तो चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में जहां धार्मिक संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं का इतना बड़ा रोल है, ये रोज रोज साधु बाबा महात्मा ये सब पैदा हो रहे हैं, तरह तरह की चीजें और नैतिकता के नाम पर कर रहे हैं। अरे इनमें से कभी किसी ने ये नहीं बोला हिम्मत करके कि बाल मजदूरी मत कराइए। घर में अगर आप नौकरी करा रहे हैं तो हिंदू धर्म के, इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। ये बात ये बाबा लोग आज तक नहीं बोलते। दवाई बेचेंगे, योग बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे, लेकिन अरे भाई एक काम की बात भी कर दो भारत के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और जिम्मेदारी सबको समझनी पड़ेगी। कानून तो बना, लेकिन साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा उस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस कानून को इस्तेमाल करने के लिए हाथ भी चाहिए। और हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि भारत जो है एक शिक्षित और एक विकसित और एक सुसंस्कृत देश बने, तो कम से कम अपने बच्चों से जो है हमें काम करवाना बंद करना पड़ेगा और बाल श्रम जैसी जो बीमारियां हैं उनको जो है जड़ से मिटाना पड़ेगा। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। बहरहाल चर्चा में आज बस इतना ही। आप दोनों यहां पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।